किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फर्जी धान खरीद दिखाने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। दालों की स्टॉक सीमा 30 सितंबर तक लागू। नीली क्रांति पर खर्च होंगे 3000 करोड़ रुपए। नए साल में 24 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून। माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना शुरू। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी धान खरीद दिखाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री हेमराज शर्मा ने शनिवार को खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त एवं क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक से बैठक के बाद कहा कि जहां धान की खरीद विभिन्न संस्थाओं अथवा आढ़तियों के माध्यम से की जा रही है, उन जिलों में अधिकारियों की टीम जांच करे कि खरीद सीधे किसानों से हो रही है अथवा नहीं। वास्तविकता जानने के लिए खरीद का मिलान किसानों की किसान बही से किया जाएगा। यदि किसानों से सीधे खरीद के स्थान पर बिचौलियों और दलालों के माध्यम से कागजों पर फर्जी खरीद दर्शाई जा रही है तो दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचित दालों की स्टॉक सीमा आगामी 30 सितंबर 2016 तक लागू रखने का निर्णय लिया है। खाद्य एवं रसद विभाग के प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार ने दालों का सामूहिक वितरण और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु व्यापारी लाइसेंस देना और अपसंचय पर निर्बंधन के आदेश में 92वां संशोधन किया है। यह आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। सरकार नीली क्रांति को सफल बनाने और मत्स्य पालन के समेकित विकास एवं प्रबंधन पर 30 अरब रुपए व्यय करेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में कहा कि मत्स्य पालन के संपूर्ण विकास के लिए इससे संबंधित सभी योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है, जिससे मछली के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। नई व्यवस्था से सतत उत्पादन, जैव सुरक्षा एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। नीली क्रांति के तहत एक्वाकल्चर समेत अंतर्देशीय और समुद्री दोनों मात्स्यिकी संस्थानों से उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देश में मौजूद संसाधनों का समुचित उपयोग, एक्वाकल्चर में प्रजातियों और प्रणालियों का विविधीकरण भी किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने खाद्य रसद विभाग के अफसरों को खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए सारी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 जिलों में इस कानून को 1 जनवरी 2016 से लागू करना ही है। शेष 51 जिलों में इसे मार्च 2016 से लागू किया जाएगा। कानून लागू होने के बाद प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देना अनिवार्य होगा। 1 जनवरी 16 से खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने वाले जिले हैं आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। प्रदेश सरकार ने डेयरी खोलने के इच्छुक किसानों, दुग्ध उत्पादकों तथा पशुपालकों के लिए माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है, जिसमें 25 दुधारू गाय भैंस होंगी। इस योजना में गायें संकर, जर्सी, संकर एचएफ अथवा साहिवाल तथा भैंसों में केवल मुर्रा प्रजाति की होगी। इसके लिए लाभार्थी के पास आधा एकड़ भूमि होना जरूरी है। योजना में कुल लागत 26,99,000 के सापेक्ष लाभार्थी का अंश 25% होगा। शेष धनराशि के लिए बैंक ऋण की सुविधा है। लाभार्थी का चयन जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। चयनित लाभार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैंक ऋण पर 12% ब्याज की दर से अधिकतम 7,29,000 ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सिर्फ गाय की डेयरी पर निर्धारित अवधि में यूनिट पूरी करने पर 1,25,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की मुख्य मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक भाव किस प्रकार रहे। गेहूं लखनऊ में 1,030 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,540 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1,530 रुपए और रायबरेली में 1,480 रुपए प्रति क्विंटल। चना लखनऊ में 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 6,100 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 6,200 रुपए प्रति क्विंटल
और रायबरेली में 6,150 रुपए प्रति क्विंटल। चावल लखनऊ में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 2,075 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,180 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2,075 रुपए प्रति क्विंटल और रायबरेली में 2,025 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द लखनऊ में 9,950 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 9,880 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 11,000 रुपए प्रति क्विंटल और रायबरेली में 10,500 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर लखनऊ में 8,200 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 8,090 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 8,000 रुपए और रायबरेली में 8,120 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर लखनऊ में 12,500 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 11,900 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 12,000 रुपए प्रति क्विंटल और रायबरेली में 12,100 रुपए प्रति क्विंटल। आलू लखनऊ में 900 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 750 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 880 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 800 रुपए और रायबरेली में 725 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज लखनऊ में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,350 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2,000 रुपए और रायबरेली में 1,875 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर लखनऊ में 2,100 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,140 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2,220 रुपए प्रति क्विंटल और रायबरेली में 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। बैंगन लखनऊ में 800 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 750 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 790 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 775 रुपए और रायबरेली में 800 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और भैया उनके परिश्रम का उचित मूल्य तभी प्राप्त हो सकता है जब अच्छी फसल हो, और अच्छी फसल हमें तभी मिल सकती है जब हमारी फसल रोग एवं कीट मुक्त रहे। लेकिन रोग एवं कीट मुक्त फसलें कैसे रह सकती हैं, इसकी सही जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं रोग एवं कीटों का जैविक प्रबंधन। और इस परिप्रेक्ष्य में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि भवन लखनऊ के प्राविधिक अधिकारी कृषि वानिकी डॉक्टर प्रेम कुमार ठाकुर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं रोग एवं कीटों का जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारी फसलों में किसी भी रोग एवं कीट का प्रकोप होता है तो हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। एक अनुमान के अनुसार रोग एवं कीटों से फसलों, फलों एवं सब्जियों को लगभग 30 से 35% का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। लेकिन ये रासायनिक दवा किसी न किसी रूप में हमारी फसलों के लिए हानिकारक है। जब हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो इनके अवशेष खाद्य पदार्थों, मृदा, जल इत्यादि में घुले रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक रिपोर्ट के अनुसार रासायनिक दवा युक्त खाद्य पदार्थ खाने से प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिसमें से 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः रासायनिक दवाओं का कहीं न कहीं दुष्परिणाम है, उसका कहीं न कहीं साइड इफेक्ट है। यह पर्यावरण के प्रति सुरक्षित नहीं है। अतः इसके विकल्प के रूप में आवश्यक है कि हम जैविक उत्पाद का प्रयोग करें। यह जैविक उत्पाद पर्यावरण के प्रति सुरक्षित है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके अवशेष जल, मृदा या खाद्य पदार्थ में नहीं रहते हैं और ये जल्द ही अपघटित हो जाते हैं, तो यह पूर्णतः सुरक्षित है। अतः जरूरी है कि हम रासायनिक दवाओं के स्थान पर जैविक उत्पाद का प्रयोग रोग एवं कीटों को नियंत्रण के लिए करें। मतलब डॉक्टर साहब के रासायनिक जो हम कीटनाशी प्रयोग करते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसलिए हमें जैव जो है कीटनाशकों का, मृदा में हमारे जीवाणु होते हैं, मृदा भी एक जीवित पदार्थ है। जब हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो मृदा में जो हमारे जीवाणु वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए किसी न कहीं तरह दुष्परिणाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैव कीटनाशियों की बात करें तो जैव कीटनाशी मुख्यतः कौन कौन से हैं? जी, जैव कीटनाशी मुख्यतः हैं ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, नीम का उत्पाद, नीम के विभिन्न उत्पाद जैसे नीम की खल्ली, नीम का तेल, नीम की पत्ती, इसके अलावा ब्यूवेरिया, एनपीबी, बीटी, स्यूडोमोनास इत्यादि जैविक कीटनाशी हैं। जी डॉक्टर साहब, जब किसी से हम किसी जैसे रसायन के प्रयोग की बात करते हैं कि आप ये प्रयोग करिए या जैव रसायन प्रयोग करिए, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई हम ये प्रयोग क्यों करें, हमें क्या लाभ है इससे। तो अगर हम जैव कीटनाशियों की बात करें तो क्या इनसे लाभ है? यह पूर्णतः सुरक्षित है। जब हम जैव कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे मित्र कीट को नष्ट नहीं करते हैं। हमारे खेत में बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कहीं न कहीं हमारे लिए लाभदायक है, जैसे मकड़ी, ट्राइकोग्रामा, जैगोग्रामा। यदि ये रहते हैं तो अन्य कीटों को भी नियंत्रित करते हैं। जब हम रासायनिक दवाओं को प्रयोग करते हैं तो रासायनिक दवा यह अंतर नहीं कर पाता है कि कौन हमारा मित्र कीट है और कौन हमारा शत्रु कीट है। लेकिन जब हम जैविक उत्पाद का प्रयोग करते हैं तो यह केवल हमारे शत्रु कीट को ही नष्ट करते हैं। जो हमारा मित्र कीट है यह पूर्णतः सुरक्षित रहता है। इसका दूसरा लाभ है कि यह भूमि में जल्दी ही अपघटित हो जाता है, इसके अवशेष बचते नहीं, यह 1 महीना के अंदर अपघटित हो जाता है। जबकि जब रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो इसके अवशेष कहीं न कहीं बचे रहते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। इसके प्रयोग करने से व्यय भी कम आता है। यह रासायनिक दवाओं की तुलना में सस्ता भी है, इसको खुद किसान तैयार भी कर सकते हैं। इसके जब हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो रोगों एवं कीटों के प्रति कहीं न कहीं जो हमारे
बैक्टीरिया, रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया या कीट या फफूंदी हैं, उसमें प्रतिरोधक क्षमता या सहन शक्ति पैदा होता है। अच्छा, उन रसायनों के प्रति सहन शक्ति पैदा हो जाती है जी। जब हम कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उस रसायनों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, लेकिन जैविक कीटनाशी के साथ ऐसा नहीं है। जब हम जैविक कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो इसके प्रति रोग उत्पन्न करने वाले कीट या जीवाणु में किसी प्रकार की सहन शक्ति या प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होती है। तो यह इसका बहुत सबसे बड़ा फायदा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैव कीटनाशी पर्यावरण के प्रति पूर्णतः सुरक्षित है जी। इसका कोई साइड इफेक्ट या कोई दुष्परिणाम नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो जैव कीटनाशी है या जैविक जो रसायन है, इनका प्रयोग हमें किस तरह से करना चाहिए, इनकी प्रयोग विधि क्या है? जैविक कीटनाशी का प्रयोग हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। इसको हम भूमि उपचार के लिए भी करते हैं। जब रोग एवं कीटों से पौधा ग्रसित हो जाता है तो इसका हम छिड़काव भी करते हैं, और बीज उपचार के लिए करते हैं। जैसे कि ट्राइकोडर्मा बहुत ही सफल जैव कीटनाशी है। जब यह फफूंदी आधारित है, फफूंदी आधारित रोगनाशी है जी। इसका हम कई तरह से प्रयोग करते हैं। एक बीज उपचार के लिए करते हैं। हम 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलो बीज के साथ उपचार करते हैं। इस प्रकार तो इससे हमारा जो फफूंदी जनित रोग है, जैसे जड़ सड़न, तना सड़न, उकठा इत्यादि रोग से पौधा मुक्त रहता है। इसका हम भूमि उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 75 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट के साथ मिलाकर हम अंतिम जुताई के साथ प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा फसल, फल एवं सब्जी भूमि जनित रोग से मुक्त रहता है। इसको यदि किसी कारणवश पौधा रोग से ग्रसित ही हो जाता है तो इसका हम छिड़काव भी करते हैं। हम 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 500 से 600 लीटर पानी के साथ मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करते हैं। तो इस प्रकार यह ट्राइकोडर्मा, इस प्रकार यह जो हमारा पौधा है, फसल है, यह जड़ सड़न, तना सड़न एवं उकठा रोग से मुक्त रहता है। साथ ही साथ जो हमारे फलदार वृक्ष हैं, इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तो पेड़ के चारों तरफ हम थाला बना देते हैं, और थाला में लगभग 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा को बिना गोबर खाद के या गोबर के साथ खाद के साथ मिलाकर हम डाल देते हैं, और फिर उसको मिट्टी से ढक देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे फलदार वृक्ष में जो फफूंदी आधारित रोग लगते हैं, उससे भी पौधा मुक्त रहता है जी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम बीज शोधन के लिए भी कर सकते हैं और भूमि शोधन के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्राइकोडर्मा के अलावा भी और कोई जैव कीटनाशी? इसके अलावा भी है, जैसे ट्राइकोग्रामा है जी। ट्राइकोग्रामा कीट आधारित जैव कीटनाशी है। ट्राइकोग्रामा एक ऐसा जैव कीटनाशी है जो कि परजीवी के रूप में काम करता है। इसके अंडे अन्य हानिकारक कीट के अंडे के ऊपर परजीवी के रूप में रहकर उसका नाश करते हैं, और इस प्रकार पौधों को विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे फली वेधक, तना वेधक, पत्ती लपेटक कीट, माहू इत्यादि से पौधों को सुरक्षा कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग इसके यह कार्ड के रूप में उपलब्ध होता है। इसके एक कार्ड में लगभग 20,000 अंडे होते हैं। जो हमारे छोटे फसल होते हैं जैसे धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, इसमें हम लगभग 4 से 5 कार्ड प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारे लंबी फसल हैं जैसे गन्ना, इसमें लगभग 10 कार्ड प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम पत्ती के निचले भाग में कार्ड को बांधकर करते हैं, या पत्ती या तना का जो जोड़ होता है वहां पर इसको हम बांध देते हैं, और इसका प्रयोग हम 15 दिन के अंतराल पर 3-4 बार करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे विभिन्न प्रकार के कीट युक्त रोग, कीटों से लगने वाले कीट हैं जैसे फली वेधक, तना वेधक, पत्ती लपेटक कीट, विभिन्न प्रकार के कैटरपिलर, सफेद गिरार इत्यादि से हमारे फसलों को मुक्ति मिलती है। अच्छा, तो इनका प्रयोग 3-4 बार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारी फसल कितनी बड़ी हो जाए तब हम इनका प्रयोग करें? इसका प्रयोग 1 महीने बाद यदि हमको दिखाई देता है कि इस तरह के कीटों का प्रयोग हो रहा है, तब हम इसका प्रयोग करें। अच्छा, जब इनका प्रकोप दिखाई दे तब हम प्रयोग कर सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा की बात होगी। इसके अलावा हमारे नीम आधारित उत्पाद होते हैं। नीम को हम कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे नीम का तेल, नीम की खल्ली, नीम की पत्ती। नीम का तेल सामान्यतः 2.5 लीटर तेल को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। नीम का तेल जो हमारे ये माहू, थ्रिप्स, सफेद गिडार, सफेद मक्खी, फली वेधक इत्यादि को नियंत्रित करने में काफी सहायक है। इसके अलावा हमारे जो अन्य उत्पाद हैं ये हैं ब्यूवेरिया। ब्यूवेरिया भी फफूंदी आधारित जैव कीटनाशी है। इसका भी
2.5 किलोग्राम को हम 500-600 मिलीलीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। साथ ही साथ इसका हम भूमि उपचार में भी प्रयोग करते हैं। 2.5 किलोग्राम बिवेरिया को हम 75 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। इससे हमारा जो भूमि जनित जो कीट है, जैसे दीमक जी, गिडार, विभिन्न प्रकार के और अन्य कीट, ये सब इससे नियंत्रित होते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनके प्रयोग में हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां रखने की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। जैसे कि इसके प्रयोग से पहले या प्रयोग के दौरान या प्रयोग के बाद किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और इनको हम कम तापमान पर रेफ्रिजरेटर या बर्फ के डिब्बों में सुरक्षित रखते हैं, या खरीदने के तुरंत बाद इसका उपयोग कर लें, या फिर यदि बाद में प्रयोग करना है तो इसको हम कम तापमान पर बर्फ के डिब्बे या रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखें। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहीं। पिछले कई दिनों से प्रदेश में मौसम का मिजाज सर्द होने लगा है और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है। वहीं दोपहर के समय सूरज की तपिश ने मौसम का रुख हल्का गर्म रखा। ज्यादातर क्षेत्रों में आसमान में धुंध के साथ बादल छाए रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। रात के तापमान में कुछ और कमी आ सकती है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सभी अंचलों में 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। किसान भाई खेतों में खड़ी फसलों की नियमित निगरानी करते रहें और उनमें नमी बनाए रखें। फलदार पौधों को ठंड से बचाने के लिए उन पर पुआल से छाया कर दें, साथ ही तने के आसपास नमी बनाए रखें। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बंद स्थान पर बांधें और उन पर सुबह शाम झूल डालें। तो किसान भाइयों, यह थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।